क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कुछ इस तरीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये आपका फिजिकल चेंज है ना। और मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस जब पिघलता है और वाटर बनता है तो ये भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपका केवल फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ रहा है प्रोसेस के दौरान। यहाँ पे कोई न्यू सबस्टांस नहीं बन रहा है ना। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, दिस इज केमिकल प्रोसेस है ना। द फॉलोइंग रिएक्शन अगर इज एन एग्जांपल, आप एक किस टाइप का रिएक्शन है तो यहाँ पे देखोगे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है भाई ये। क्योंकि यहाँ पे अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज नॉट एसिड बेस रिएक्शन, सो दिस इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। फिर आपका रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दे रहा है ना। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसका अमोनिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? आयरन, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन मेटल का क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अकेले आयरन है और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, यहाँ में आयरन के साथ में ऑक्सीजन है, यानी यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है विथ आयरन। सो आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और आयरन जो मेटल होगा वह ऑक्सीडाइज होगा है ना। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो आपका यहाँ से यहाँ पे जाने में आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आपका रिमूव हो रहा है। और ऑक्सीजन अगर रिमूव होगा तो यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन, यानी वाटर का क्या हो रहा है, वाटर रिड्यूस हो रहा है। यानी ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट था। और फिर कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एट रिड्यूसिंग एजेंट, जिस सबस्टांस का आपका ऑक्सीडेशन होता है वह सबस्टांस का कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन तो आपका वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं, वाटर का रिडक्शन हो रहा है। सो ये ऑप्शन आपका गलत है। वाटर इज एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या करेक्ट। क्यों? क्योंकि वाटर का हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिस सबस्टांस जो सबस्टांस आपका रिड्यूज होता है वह सबस्टांस कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ए बी ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इजोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। तो जब आपका क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट आपका क्या होता है, रिलीज होता है। सो रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एन इजोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी आपका इजोथर्मिक ये वाला भी इजोथर्मिक था। हीट आपका बाहर निकलता है ना। जब आप डाइल्यूट किसी कंसंट्रेट एसिड में वाटर डिजोल्व करके उसको डाइल्यूट करते हो तो उस समय आपका हीट रिलीज होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो जब वाटर का इवापोरेशन होता है तो आपको हीट देना पड़ता है ना। यानी हीट की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हीट इस केस में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, न कि रिलीज होता है। सो ये आपका इजोथर्मिक नहीं, ये इंडोथर्मिक है ना। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, ये भी आपका जब सब्लिमेशन आप करते हो कैम्फर का तो वहां पे आपको हीट देना पड़ता है। अब जिसमें आपको हीट देना पड़े, जिस रिएक्शन में आपका हीट एब्जॉर्ब होता हो, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक नहीं बोलते, इंडोथर्मिक बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपका यहाँ पे है तीन बीकर है ना, तीन बीकर हैं। एक बीकर आपका ए है, दूसरा बीकर आपका बी है और तीसरा बीकर आपका सी है।
है ना। ए है, ए बी है, ए सी। और ए वाले में आपका हर आपके बीकर में 25 ml का है वाटर है। हर बीकर में आपका 25 ml वाटर है। फिर कह रहा है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका थोड़ी सी अमाउंट में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डिजोल्व किया जाता है, ए में। बी में आपका कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया जाता है, और सी वाले में आपका सोडियम क्लोराइड आपका डिजोल्व किया जाता है। यहाँ पे देखा गया कि थ्री इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग बीकर ए एंड बी। ए और बी के केस में देखा गया कि ये जो आपका सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन आपका गर्म हो गया। इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, है ना। ए और बी के केस में क्या देखा गया, आपका हीट हो गया। सोल्यूशन जो था वह हीट हो गया, मतलब हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है जब आपने ऐड किया इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें ऐड किया आपने कॉपर सल्फेट, और इसमें आपने ऐड किया था सोडियम क्लोराइड। तो चलो आगे क्या बोल रहा है। सी वाले केस में देखा गया कि टेम्परेचर जो हो गया वो गिर गया। टेम्परेचर गिरने का मतलब हुआ आपका यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गया, है ना। हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसीलिए इसका टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल हो गया, गिर गया। कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, बीकर ए एंड बी, बीकर ए और बी में क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, तभी ये आपका जो सोल्यूशन था वह हीट हुआ है। अगर सोल्यूशन हीट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हीट आपका क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो दिस इज ट्रू। बीकर ए एंड बी इंडोथर्मिक प्रोसेस गलत है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या कर, नहीं भाई, अगर हीट अब्जॉर्ब हुआ है तो यहाँ पे इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। ये भी आपका फॉल्स है। इन बीकर सी इंडोथर्मिक प्रोसेस अकर से आप करेक्ट, यानी इसका मतलब हुआ आपका ए ट्रू था। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन। फिर आपका बोला ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एक बीकर है आपका, और इस बीकर में आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4, वो भी एसिडिक है ना। तो एक सोल्यूशन पर रखा हुआ है बीकर में, जिसमें रखा हुआ है आपका एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, और इसमें थोड़ा सा क्या आपका डाइल्यूट फेरस सल्फेट आप क्या करते हो, ऐड करते हो, फेरस सल्फेट FeSO4, है ना। तो क्या देखा गया कि लाइट ग्रीन कलर का आपका सोल्यूशन जो था, लाइट पर्पल कलर सोल्यूशन, यानी ये जो पोटेशियम परमैंगनेट था, जो आपका पर्पल कलर का था, ये धीरे धीरे फेड पड़ने लगा। फेड पड़ने मतलब धीमा पड़ने लगा, है ना। और ये धीरे धीरे क्या होगा आपका, फाइनली डिसअपियर हो गया। तो एक यहाँ पे किस टाइप का आपका रिएक्शन हुआ है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो चूंकि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हुआ होगा, तो ये आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 जो था, एसिडिक मीडियम मतलब यहाँ पे H+% होगा सोल्यूशन में, और आपने फेरस सल्फेट यहाँ पे ऐड किया है। तो ये जो फेरस सल्फेट रहा होगा, ये फेरस सल्फेट चेंज हो जाएगा फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट का मतलब Fe2SO4 का होल थराइस। और ये जो मैग्नीज था, ये मैग्नीज मैग्नीज सल्फेट में आपका चेंज हो जाएगा, है ना। और एक जो पोटेशियम था, पोटेशियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा, और आपका वाटर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ होगा, आपका यहाँ पे देखो मैग्नीज जो था, मैग्नीज मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी यहाँ से यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट घटने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका रिडक्शन हुआ है ना। और यहाँ से यहाँ पे जाओगे, यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी फेरस जो सल्फेट था वो ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सबस्टांस को बोलते हैं जो खुद क्या होता है आपका, रिड्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम परमैंगनेट आपका रिड्यूज हो रहा है, इसका मतलब ये आपका KMnO4 जो था वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
है ना। और ए क्या किया है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर दिया। दिस इज ऑप्शन ए स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फेरस सल्फेट एट एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज केमिनोफोर। केमिनोफोर ऑक्सीडाइज हो रहा है नहीं, केमिनोफोर रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इन्वॉल्व, ये बात गलत है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ना। Carbenophore is an is unstable compound and decompose in the presence of ferric sulfate to the colorless compound. This option is correct. यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये एसिडिक मीडियम में आपका जब आपका फेरस सल्फेट प्रेजेंस होता है तो ये आपका डिकम्पोज हो जाता है और मैग्नीज सल्फेट में चेंज हो जाता है। और मैग्नीज जो सल्फेट होता है वह कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस, यानी ये ऑप्शन का आपका क्या था? ना, ये जो आपका होगा ये आपका फाल्स होगा, है ना। तो सही आपका ऑप्शन है ए। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें आपका कौन सा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखोगे, जो लेड है, लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो यहाँ ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। यहाँ पे देखोगे तो एक क्लोरीन आपका यहाँ पे चला जा रहा है और सल्फेट यहाँ पे चला आ रहा है, यानी ये क्या हुआ आपका? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखोगे तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे देखोगे तो आपका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है ना। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो आपका ए वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन क्या है? नहीं, ए वाला नहीं होगा। ए सेकंड वाला ऑप्शन एंड फोर्थ वाला ऑप्शन। सेकंड नहीं, आपका ए भी एक का। ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये तो गलत हो गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और ये देखोगे आप, तो ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कंबंशन रिएक्शन है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड केवल क्या है? सही है। फिर आगे बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ना। जब आपका सिल्वर क्लोराइड को हम लोग एक्सपोज करते हैं सनलाइट के साथ में, ये सिल्वर क्लोराइड है, इस पे जब सनलाइट आपका एक्सपोज किया जाता है तो ये आपका ब्रेक हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में, है ना। ये आपका व्हाइट कलर का था, ये आपका ग्रे कलर का होता है ना। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे आपका सिल्वर बन रहा है और सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन। तो ये ऑप्शन आपका सही है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, यहाँ पे सब्लिमेशन नहीं हो रहा है। सब्लिमेशन में क्या होगा? सब्लिमेशन तो एक आपका फिजिकल प्रोसेस होता है, यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, या करेक्ट। ये जो क्लोरीन गैस है आपका प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? तो ऑक्सीडेशन आप यहाँ पे देखोगे, नहीं, सिल्वर क्लोराइड का आपका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही था? बी वाला, है ना। ए वाला ऑप्शन सही है और ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of the heat. This process is called this process is called slacking of lime. Calcium hydroxide dissolved in water to form its solution are called lime water. Which are among the following are true about the slacking of slacking of lime and solution form? तो यहाँ पे जब आप कैल्शियम ऑक्साइड
यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर साथ रिएक्ट करता है, वाइब्रेशनली रिएक्ट करता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हीट क्या होता है, रिलीज होता है। और अच्छा, ये जो प्रोसेस है आपका, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो आपका जो सोल्यूशन मिलता है उसे हम बोलते हैं लाइम ऑफ वाटर, या इसी का दूसरा नाम है आपका लाइम वाटर। लाइम वाटर, है ना। तो ये क्या एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो ये तो आपका इजोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये ऑप्शन सही है। फिर द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। हाँ, जो सोल्यूशन आपका बनेगा, वो चूंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सबस्टांस होता है, तो बेसिक सबस्टांस का जो पीएच होता है वह ग्रेटर देन 7 होता है। तो ये बात आपका सही है, ट्रू। और द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी लेस देन 7, नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। तो आपका सही क्या है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है, और थर्ड वाला ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड। बेरियम क्लोराइड जब आपका रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट के साथ में, है ना, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो क्या होता है? बेरियम सल्फेट बनता है, BSO4। और क्या बनता है आपका? अमोनियम क्लोराइड बनता है ना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे देखोगे तो आपका ऐसा लग रहा है कि सल्फेट ने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, और क्लोरीन ने सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, यानी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये आपका इनसॉल्युबल होता है सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में। सो ये रिएक्शन आपका एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, प्लस में आपका प्रिसिपिटेशन भी रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल सबस्टांस बन रहा है। एक आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, और ये दोनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो ऑप्शन आपका सेकंड फोर्थ किसमें है? ये वाला। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अगर वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, है ना, तो जिसमें जब इसमें वाटर में आप इलेक्ट्रोड इमर्ज करके इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो ये जो वाटर होगा डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। अब इसको आप बैलेंस कर लो इस तरीके से। तो अब पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, और जो ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का मोल रेशियो क्या होगा? तो यहाँ का मोल आपका 1 दिख रहा है आपको, तो 1:1/2, है ना, 1:1/2। अब यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका होगा, ये रेशियो जो आएगा निकल करके वह 2:1 आएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे तो हीट रिलीज होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, हाँ, सब्लिमेशन के दौरान आपको हीट देना पड़ता है, या जो ड्राई आइस होता है वह एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हीट होता है उसको ऑब्जॉर्व करके अपने आप को सब्लिमाइज कर लेता है, और वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। सो आपका, हम सब्लिमेशन तो ऑलवेज क्या होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जब वाटर वेपर आपका कंडेंस होता है, तो हीट आपका क्या होता है, रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। सो ये आपका कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, यह एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो इसका हीट कम हो जाएगा, जब हीट कम हो जाएगा तो ये आपस में कंडेंस हो जाएंगे वाटर वेपर, और बना देंगे वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर, या करेक्ट, वाटर की इवापोरेशन में आपको हीट देना पड़ता है, तो यह भी क्या हुआ, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो सेकेंड एंड फोर्थ। फिर कह रहा है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, PbNO3, है ना, जब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो आपका बनता है लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का होता है, और ये प्रिसिपिटेट होता है। यह जिस भी
रिएक्शन कंटेनर में ये रिएक्शन होगा, वहां पे ये मटेरियल आपका उस बीकर के बॉटम पे जाकर के जमा हो जाएगा। ये आपका एक प्रिसिपिटेट बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। अब फिर कह रहा है ए येलो precipitate of lead nitrate is formed while performing the activity if lead nitrate is not available। अगर लेड नाइट्रेट आपका अवेलेबल ना हो तो कौन सा आप सबस्टांस लेड नाइट्रेट की जगह पे यूज करोगे? तो लेड सल्फेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो भाई लेड सल्फेट अगर हम ले लेंगे, सपोज दैट अगर हमने लेड सल्फेट लिया, तो ये तो इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा तो ये आपका सोल्यूशन में अवेलेबल नहीं होगा। ये जिस कंटेनर में रिएक्शन होगा वहां पे उसके बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, है ना। तो ऐसे सबस्टांस को लेना है जो इनसॉल्युबल ना हो। फिर आपका अमोनियम नाइट्रेट, अगर अमोनियम नाइट्रेट लिए, अमोनियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा अमोनियम आयोडाइड, जो कि क्या होता है, प्रिसिपिटेट नहीं होता है। हम मुझे प्रिसिपिटेट बनाना है और वो भी येलो कलर का। और लेड सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 अगर ले लोगे तो आपका बनेगा लेड आयोडाइड, जो कि क्या होता है, प्रिसिपिटेट नहीं होता है। अगर प्रिसिपिटेट नहीं होगा तो ये आपका, मुझे चाहिए प्रिसिपिटेट, है ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका लेड एसीटेट। अगला क्वेश्चन आपका, बोल रहा है कि कौन सी गैस आपकी यूज की जा सकती है फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑयल को अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रिजर्व रखना चाहते हो कि आपका ऑयल खराब ना हो, तो आप कौन से गैस को यूज कर सकते हो? तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? नहीं, ऑक्सीजन तो बिल्कुल ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही जो फूड होते हैं वह रेंसिड हो जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन क्या करता है, फूड के साथ कंबाइन हो जाता है और उस फूड को खराब कर देता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ले ही नहीं सकते भाई। और कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक आपका रिएक्टिव गैस होता है। तो ऐसा मुझे रिएक्शन लेना है जो रिएक्टिव ना हो, तो आपका हीलियम, हीलियम ले सकते हो, हीलियम भी इनएक्टिव होता है। या इसके जगह पे आप नाइट्रोजन ले सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन आपका वेरी लेस रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन है आपका, इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इस रिएक्शन के बारे में? इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो दो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई आपका सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता हो, ऐसे सबस्टांस, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका एक सबस्टांस ब्रेक होकर के दो सबस्टांस दे रहा है ना, दो प्रोडक्ट दे रहा है। सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसमें हीट आपको देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये ऑप्शन तो आपका सही है। इट इज कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं भाई, एक कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकोम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हीट। हीट यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही, हीट आपको देना पड़ रहा है, यहाँ पे हीट करना पड़ रहा है। ये भी ऑप्शन गलत है। इट इज फोटोकेमिकल, भाई लाइट तो है ही नहीं है, तो कहाँ से हो गई। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन गैस सिलेंडर। तो आप जब गैस को, ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में भरते हो हाई प्रेशर पे, तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन गैस होता है ना, वो गैसेस स्टेट से किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में, जब गैस सिलेंडर के अंदर फिलअप करते हो। तो यहाँ पे तो फिजिकल स्टेट में केवल चेंजिंग आ रही है ना, तो ये आपका तो एक केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफिकेशन करोगे तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। बस एयर क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन दी ओपन, जब आप चाइना डिश में पेट्रोल रखते हो तो पेट्रोल क्या होगा, इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेशन तो एक फिजिकल फिनोमेना है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। हीटिंग कॉपर वायर, जब कॉपर वायर को आप हीट करते हो तो ये आपका
एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है उसके साथ में कॉपर रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है क्यूप्रिक ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये यहाँ पे आपका एक, यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन एक है। ये जो आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा होगा आपका, एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। हाइड्रोजन जो होता है वह लिक्विड स्टेट में नहीं भाई। हाइड्रोजन गैस गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में नहीं। हाइड्रोजन आपका गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, और जो वाटर बनेगा वह एक लिक्विड स्टेट में बनेगा। और हाँ, वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पे वाटर गैसेस स्टेट में बताया गया है, तो वाटर तो गैसेस स्टेट में होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा आपका रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये आपका एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, क्योंकि दो सबस्टांस आपस में, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टांस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे जिंक आपका डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। एक मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का रिएक्शन है। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो नाइट्रोजन गैस जो है वह हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट किया जाता है। टेम्परेचर है आपका 773 केल्विन। और आपका कैटलिस्ट भी एक है ना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और यहाँ पे बनता है अमोनिया। तो ये आपका, इसको बैलेंस भी करना है मुझे भाई। तो बैलेंस करो। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पे 3, है ना। तो दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपका किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। फिर अगला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप ट्रीट करते हो एसिटिक एसिड मतलब CH3COH, तो क्या बनता है आपका सोडियम एसीटेट। दिस इज सोडियम एसीटेट और प्लस वाटर। इसको बैलेंस भी करना है। तो आप देखोगे एक सोडियम हो गया, आपका CH3CO, यहाँ पे एक CH3CO, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है आपका। ये इसका, यहाँ पे देखोगे इसका OH और इसका H, ये आपका बैलेंस है ना। और एक किस टाइप का रिएक्शन है, तो यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दिस इज एन बेस, दिस इज एन एसिड। एसिड बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हम लोग से बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे बोला इथेनॉल इज बॉन्ड वार्म अप with the ethanoic acid to form ethyl acetate in the presence of concentrated sulfuric acid। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। इसको जब हम लोग हीट करते हैं किसके साथ में, एस्टिक एसिड मतलब CH3COOH, हीट करते हैं और आपका किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ये आपका कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। तो क्या बनता है आपका, आपका बनता है एथिल एसीटेट।
एथिल एसीटेट का मतलब C2H5OCO CH3। दिस इज एथिल एसीटेट। ये यह एक टाइप का एस्टर होता है, और इसका जो स्मेल होता है वह फ्रूटी स्मेल होता है, और प्लस आपका वाटर बनता है। तो इसको आप बैलेंस करो। बैलेंस है ना? ये रिएक्शन आपका क्या है? बैलेंस है। एक किस टाइप का रिएक्शन है ये भी आपका? इसका OH जाता है और इसका H जाता है ना। इसका मतलब हुआ ये भी आपका क्या हुआ? ये यह यहाँ पे एस्टर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और आपका अगला, इथीन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज ए हीट एंड लाइट। तो जब एथिलीन, एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4, यहाँ पे दिया गया है ना। और जब इसको हम लोग बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में। तो आपका यहाँ पे जो इथिन गैस होता है जब बर्न करता है, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट एंड रिलीज। आपका लाइट क्या होती है? रिलीज होती है। चलो, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका दिया गया है यहाँ पे। और किस टाइप का रिएक्शन था ये? तो आपका यह एक कंबंशन रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इथिलीन गैस का, इथीन गैस का कंबंशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोल रहा है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में होता क्या है? जो आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है ना, रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम टू गिव मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। थर्माइट रिएक्शन में आपका आयरन थर्ड ऑक्साइड का मतलब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको हम लोग एल्युमिनियम पाउडर के साथ में जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका? एल्युमिनियम क्या करता है? आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब आपका जो आयरन होता है वह बाहर, मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, एल्युमिनियम भगा देता है आयरन को। एल्युमिनियम आयरन को भगा देने का मतलब एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद आके यहाँ पे बना लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन आपका बाहर हो गया। और ये जो आयरन आपका बना हुआ है ना, यहाँ पे जो आयरन आपका बना हुआ है, यह आयरन मोल्टन स्टेट में होगा। किस स्टेट में? पिघला हुआ होगा, है ना। और यहाँ पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ में क्या निकलता है? हीट निकलता है, हीट। ये आपका बैलेंस है। और यह एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। ऐसे सेकंड क्वेश्चन अगर देखोगे आप, तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कराया जाता है नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, तो यह बना लेता है सोडियम मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में तो क्या बनता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। और मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला होता है Mg3n2, है ना। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और यह एक किस टाइप का रिएक्शन है? तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यह एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके कोई सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है क्लोरीन गैस इज पास्ड इन दी एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। एक आपका सोल्यूशन रखा हुआ है, एक्वस सोल्यूशन किसका? पोटेशियम आयोडाइड का। और इसके एक्वस सोल्यूशन में हम लोग क्या पास कर रहे हैं? क्लोरीन गैस, है ना। तो आपका क्या बनता है? टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। तो ये जो क्लोरीन गैस है, यह जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन में पास आउट किया जाता है तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस आपका ये जो आयोडीन था वह आयोडीन बाहर आपका क्या होता है? क्लोरीन क्या करता है? इस आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है इसके पोजीशन से, है ना। क्लोरीन चूंकि मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू आयोडीन, तो क्लोरीन क्या करेगा? लेस रिएक्टिव आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा और आयोडीन आपका बाहर निकल जाएगा। यह यहाँ पे एक टाइप का, यह किस टाइप का रिएक्शन है? तो यह एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा।
फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इथेनॉल इज बर्न इन एयर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट। जब इथेनॉल को बर्न कराया जाता है, बर्न करने का मतलब हुआ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, है ना। तो जो कार्बन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर बना लेता है, और यहाँ पे हीट आपका रिलीज होता है। क्योंकि कंबंशन में हमेशा क्या होता है, हीट रिलीज होता है ना। जब कोई चीज जलती है तो हमेशा हीट क्या होता है, रिलीज होता है। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल आपके, 2 2 4, 4 3 7, इधर 7 ऑक्सीजन है ना। और इधर देखोगे तो आपका 1 है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो मेरा इधर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, कितने ऑक्सीजन एटम इधर हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके 7 हो जाएंगे। 3 2 6, 3 दूनी 6 और 1 7, है ना।